तो यूट्रस ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऑक्सीटोसिन उसको स्टिमुलेट करती है। एक तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जो लेबर में बच्चे को, जो बर्थ में हेल्प करता है। इसलिए जिन जो डिलीवरीज, जो प्रेगनेंसी में लेबर डिले हो जाती है ना, वहां पे भी ऑक्सीटोसिन की प्रेगनेंसी हम बच्चे की बर्थ के दौरान इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि बर्थ में जो है वो यूट्रस थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करे और बच्चे की बर्थ में हेल्प हो। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन कहाँ पे काम आती है? ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क बाहर निकालती है। जब बच्चा माँ से अपना दूध ले रहा होगा, तो ब्रेस्ट के अंदर ना दूध जो बनता है, जो मिल्क बनता है, वो तो प्रोलैक्टिन की वजह से बनता है। अच्छा, तीन चीजें याद रखो। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ईस्ट्रोजन का काम है और प्रोजेस्टेरोन का काम है। ब्रेस्ट जो डेवलप होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से होता है। ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होना है, ब्रेस्ट खुद डेवलप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से होता है। और ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क है वो प्रोलैक्टिन की वजह से प्रोड्यूस होगा। लेकिन उस मिल्क को जो बाहर निकालना है, जो इजेक्शन है, जो लैक्टेशन है, जो मिल्क को बाहर निकालना है, वो ऑक्सीटोसिन ने करना है। तो ब्रेस्ट के अंदर सेल्स होते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। ब्रेस्ट में सेल्स होते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स पे ऑक्सीटोसिन काम करती है जाके। ये सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मिल्क बाहर आता है। तो इसका मतलब ऑक्सीटोसिन कि क्या करेगी, ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स पे एक्ट करके मिल्क को बाहर निकलवाएगी, मिल्क इंजेक्शन करवाएगी। इसका मतलब दो काम हो गए ऑक्सीटोसिन के। तीसरा काम ऑक्सीटोसिन का हम कहाँ पे लेते हैं? अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो फीम माँ को ब्लीडिंग बहुत होती है यूट्रस से ना। उसे क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। कि बच्चे की पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद जो है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। डॉक्टर नादिया नसीर, माइक्रोफोन ऑन करें। जी सर। नॉर्मल जो डिलीवरी है उसमें कितने ml ब्लड हो तो हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है, कितने ml ब्लीडिंग हो जाए? 500 ml। और सी सेक्शन में कितने ml ब्लीडिंग हो जाए? सी सेक्शन में 1 लीटर। 1 लीटर। सर, वन यस, थाउजेंड गुड। यस, 1000 ml या 1 लीटर। तो इसका मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? अगर वजाइनल डिलीवरी में, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, तो वजाइनल की बजाय आप स्पॉन्टेनियस डिलीवरी को, तो जो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होगी, मतलब जो वजाइना के थ्रू बच्चा पैदा होगा, उसमें अगर 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो तो फिर हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया। और अगर सी सेक्शन हो, जो पेट के ऊपर से बच्चा निकालते हैं सर्जरी करके, अगर सी सेक्शन हो, उसमें 1 लीटर से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। अच्छा, जब पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, सबसे पहला काम क्या करना होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए? यूट्रस को मसाज यूट्रस करते को हैं, मतलब। बाई मैनुअल यूट्रस मसाज। तो सबसे पहला स्टेप यूट्राइन बाई मैनुअल आपने ऑक्सीटोसिन नहीं पहला लगाना। अगर आपको पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया है तो आपने कहना है बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज, मसाज करते हैं यूट्रस को ना। तो अगर फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, फिर आप ऑक्सीटोसिन ऑप्शन जो है वो लगाओगे। तो ऑक्सीटोसिन से क्या होगा? यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लीडिंग कंट्रोल होने में हेल्प होगी। क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेसल्स अंदर दब जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी ना। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेसल्स अंदर दब जाएंगी, प्रेस हो जाएंगी, तो ब्लीडिंग कंट्रोल होने में हेल्प होगी। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में भी हम ऑक्सीटोसिन को जो है वो दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन पोस्टपार्टम में बाई मैनुअल मसाज है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन जो है वो अगर प्रोड्यूस ना हो तो क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या याद रखना है। अगर, अच्छा अब हेडिंग दें आप लोग, ये ऑक्सीटोसिन का मैक्सिमम फंक्शन था और इसी से रिलेटेड आपको पेपरों में क्वेश्चन आने हैं। एक सिंड्रोम होता है शिहान सिंड्रोम, इसकी हेडिंग दे दें। अब ये जो शिहान सिंड्रोम है,
ये क्या है जी? अब आप देखें, मेरी बात गौर से सुने। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको ज्यादा हार्मोन्स चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल का पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा काम करता है, ज्यादा हार्मोन्स बना रहा है। तो प्रेगनेंसी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है 100 टाइम साइज इंक्रीज हो जाता है। इतना साइज इंक्रीज होता है 100 टाइम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो आपका आप सिंपल याद रखो, प्रेगनेंसी में पिट्यूटरी का साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसका ब्लड इंक्रीज नहीं होता। ब्लड तो उतने जा रहा था जितना नॉर्मल पिट्यूटरी को जाता है, लेकिन उसका साइज बढ़ गया है। इसका मतलब प्रेगनेंसी में पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसको ब्लड नहीं पूरी तरह मिलता। वो बेचारा बड़ा दुखी रहता है कि मुझे पूरा ब्लड ही नहीं मिल रहा। और बाद में एक फीमेल को डिलीवरी के दौरान हेमरेज हो जाए, तो क्या ब्लीडिंग होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्लड फ्लो और कम हो जाएगा पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से? जी सर। यस सर। तो क्या होगा अगर एक फीमेल का पहले ही पिट्यूटरी ग्लैंड साइज में बड़ा है, उसको पहले ही पूरा ब्लड नहीं आता, तो उसके साइज के अकॉर्डिंगली, और ऊपर से पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, तो पेशेंट को हेमोरेजिक शॉक हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा हेमरेज हो जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा उसका ब्लड फ्लो इतना कम हो जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ब्लड ना मिलने की वजह से मर जाएगा, उसका इस्कीमिया हो जाएगा। तो पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्लड फ्लो ना होने की वजह से इस्कीमिया होके डेड हो जाना इस कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। ये लिख लो जल्दी जल्दी, इस कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। तो आपने पेपर में कैसे क्या कहोगे? पोस्टमार्टम हेमरेज की हिस्ट्री हो और पेशेंट का पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाए, इस्केमिक हो जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे? शीहान सिंड्रोम। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है, फीमेल को कैसे पता चले इस्कीमिया हो जाएगा? तो रिजल्ट क्या निकलेगा? एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो क्या जब ये माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, क्या दूध माँ अपने बच्चे को पिला सकेगी? क्या दूध जो होगा वो बाहर आएगा ब्रेस्ट में से? क्या मिल्क बाहर आएगा? अगर हाँ सर। ऑक्सीटोसिन ही नहीं होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इस्कीमिया हो गया, डेड हो गया। तो क्या होगा? माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। तो मदर फेल्स टू लैक्टेट हर बेबी। तो मदर जो होगी वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। ये एक आपने पेपर में रेड लाइन से लिख लो। अगर ऐसा हो कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन बच्चा को दूध पहुंच ही नहीं रहा, बच्चे ब्रेस्ट से इंजेक्शन ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है। और अंदर पेपर में हिस्ट्री लिखी होगी कि उसका जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हुई थी। तो इसका मतलब उसको क्या हो चुका है? जो उसको मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से बाहर नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। तो अच्छा, एक तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। क्या जब पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होगा सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही नहीं बनेगा, बाकी हार्मोन्स इफेक्ट नहीं होंगे? यस और सर नो? सभी इफेक्ट होंगे। होंगे। यस। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का एफ एस एच एल एच भी नहीं बनना। और जब एफ एस एच एल एच नहीं बनता, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का रेगुलेट होगा? क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा फीमेल का? नहीं। इसका मतलब जब पिट्यूटरी सारा डैमेज हो गया, तो उस वो सारे मसले स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, लैक्टे माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, उसका वो पूरी पता चल जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का शायद 2 4 6 महीने बाद जाकर पता चले, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आए गए, फिर मदर नोट करेगी ना कि मुझे तो मेंसेस ही नहीं आ रहे। वो सिम्टम्स कई महीने बाद आएंगे जाके। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या टीएसएच हार्मोन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से? क्या थायराइड हार्मोन बनेगा? इसका मतलब थायराइड हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाएगा, क्योंकि टीएसएच ही नहीं आ रहा। तो क्या थायराइड के सिम्टम भी फौरी आ जाएंगे? नहीं। थायराइड के सिम्टम भी कोई 4 6 महीने गुजरेंगे फिर आएंगे। तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन एक तो फौरी सिम्टम नहीं आते, कोई 4 5 महीने 6 महीने गुजरेंगे तो पेशेंट को सिम्टम आते हैं थायराइड के। मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी पेशेंट को जब नोट करेगी कुछ महीनों तक, तो फिर पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन भी नहीं बनेगा।
तो ग्रोथ हार्मोन के सिम्टम भी बहुत लेट जाके साल गुजरने के बाद जाके आएंगे। फौरी ग्रोथ हार्मोन के सिम्टम ही नहीं आते। तो इसका मतलब है जो फौरी सिम्टम आएंगे, एक तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, उसका सिम्टम आएगा। दूसरा जो फौरी सिम्टम आएगा वो कॉर्टिसोल का आएगा, क्योंकि जब एसीटीएस नहीं होगा तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, बीपी ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब पेशेंट का, मैंने आपको बताया था ना वो एड्रीनल क्राइसिस, तो पेशेंट को क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड जब एसीटीएस नहीं आएगा तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। इसका मतलब जो फौरी सिम्टम आएंगे, उन फौरी सिम्टम में से एक तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, और दूसरा मदर का बीपी डाउन होगा, ब्लड प्रेशर कोलैप्स होगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगी। ये दो सिम्टम आपको फौरी आ जाएंगे। बात समझ आ गई है सब लोगों को? यस सर। जी सर। जी ब्रोस। अच्छा, उसके बाद जी डॉक्टर, आपको हाफिज उमर, हुमैरा, जी समझ आ सर। रही है आप लोगों को? नेक्स्ट लिखें। अच्छा, इसका हल क्या है शीहान सिंड्रोम का? एक ही हल है, जो हार्मोन नहीं बन रहे वो बाइट से देने पड़ेंगे। बच्चे को फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट करो, ठीक है, और या काउ मिल्क पे शिफ्ट करो, फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट करो, और जो पिट्यूटरी डेड हो गया आपका हो गया, तो आपको क्या बाकी हार्मोन पे बाइट से ही देने पड़ेंगे सारी जिंदगी के लिए। इसका क्या हल है? रिप्लेस दी हार्मोन, और कोई हल नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आता है जी, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अच्छा, बेसिकली ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या है जी? अब पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी ये है जी, मेरी बात सुना गौर से। आप लोग मुझे ये बताओ, ये पेपर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ये बताओ, हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी ट्यूमर हो सकता है, कोरोलैक्टिनोमा भी हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन वाला ट्यूमर भी हो सकता है। कॉमनली यही दो है, मोस्ट कॉमनली कोरोलैक्टिनोमा, ग्रोथ हार्मोन, लेकिन होने को कोई भी हो सकता है। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो, तो मैंने आपको बताया था आंखों के दो सिम्टम आएंगे, वो क्या थे आंखों वाला सिम्टम जब पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो? तो Bitemporal कोलन हेमियोनोपिया। बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, बाइटेम्पोरल टनल विजन। हेमिनॉप्सिया। यस, टनल विजन जिसे हम कहते हैं, बाइटेम्पोरल हेमिनॉप्सिया डेवलप होगा। अच्छा, आपको वो कहेगा, एक पेशेंट है जी, उसको 6 महीने से ये सिम्टम थे। आप कहोगे यार ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। तो फिर वो कहेगा अचानक एक दिन मरीज के सर में दर्द हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है जी, पिछले 2 साल से है, पिछले 2 साल से मुझे हल्के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आज क्या हो, अचानक मुझे अचानक सर दर्द हो, और इतनी सर दर्द हो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, थंडर क्लैप जैसा बादल गरजते हैं, थंडर क्लैप हेडेक, वर्स्ट हेडेक, हम कहते हैं स्टॉर्म थंडर, थंडर क्लैप हेडेक। इसका मतलब कि वो एडिनोमा के क्योंकि ट्यूमर ने तो एक दिन में नहीं ना, कल इतना ट्यूमर था आज इतना तो नहीं ना हो जाना। ट्यूमर ने तो कई महीने लगाने हैं ग्रो करते हुए। ट्यूमर तो एक दिन के अंदर, कल बंदा ठीक है, घंटा पहले बंदा ठीक है, और घंटे बाद जो, और अभी पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मेरा सर पकड़ो, मेरी तो दर्द ही खत्म नहीं हो रही। इसका मतलब वो ट्यूमर ग्रो नहीं किया, उस ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो गई है। दिस इज कॉल्ड एपोप्लेक्सी। गाल समझ आई मेरी सब लोगों को? अगर किसी पेशेंट को कोई पिट्यूटरी ट्यूमर हो और वो काफी लंबे टाइम से चल रहा हो, अचानक उस पेशेंट को सर दर्द स्टार्ट हो और वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ हो, और थंडर क्लैप हेडेक हो, तो इसका मतलब वो पिट्यूटरी ट्यूमर ग्रो नहीं किया एक ही दिन में। हाँ, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको हम क्या, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या है जी? हेमरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ज्यादातर किन किन लोगों को होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हेमरेज? जिनको पहले से कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। याद रहेगा ये लाइनें जी ब्रोस? जी सर। यस तो सर। रिजल्ट क्या निकलेगा? सडन स्वेयर हेडेक होगा, ठीक है, और साथ में बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया तो पहले भी चल रहा था, और दूसरे नंबर पे
पेशेंट को जो होगा, बाकी अच्छा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हेमरेज होगा, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड हेमरेज से भी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा पिट्यूटरी जी ग्लैंड के? सर। तो क्या बाकी हार्मोन्स फिर इफेक्ट नहीं होंगे, अगर जो पहले नहीं हुए थे कभी, लेकिन हेमरेज के बाद तो होंगे ना? मे बी वो थायराइड, मे बी वो आपका, एक मिनट, चलें अब लिखें जी। तो बाकी हार्मोन्स भी फिर अफेक्ट होंगे, कॉर्टिसोल इफेक्ट होगा, ठीक है, एसीटीएच, क्योंकि पिट्यूटरी से एसीटीएच आना है, तो कॉर्टिसोल इफेक्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होगा, थायराइड हार्मोन इफेक्ट होगा, ऑक्सीटोसिन इफेक्ट होगा, एसीटीएच इफेक्ट हो, एडीएच इफेक्ट होगा। लेकिन मेरी बात सुने, थायराइड हार्मोन अचानक कम होगा, कोई पता नहीं चलेगा, महीने गुजरेंगे तो पता चलेगा, थायराइड के सिम्टम आएंगे। ग्रोथ हार्मोन कम होगा, कोई पता नहीं चलेगा, महीने गुजरेंगे तो सब पता चलेगा। उसके बाद एफएसएच एलएच कम होगा, फौरी पता नहीं चलेगा, काफी टाइम बाद पता चलेगा, क्योंकि ये फौरी इलामतें नहीं ना आएंगी इन हार्मोन्स की। फौरी जो सिम्टम आएंगे वो दो चीजों के आएंगे, एक तो पेशेंट को जो है वो कॉर्टिसोल के सिम्टम आएंगे, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो एक तो कॉर्टिसोल के सिम्टम आएंगे, दूसरा एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा। एडीएच हार्मोन किडनी से वाटर अब्सॉर्ब करता है, अभी हम अगला हार्मोन पढ़ते हैं। एडीएच हार्मोन किडनी से वाटर अब्सॉर्ब करता है, तो क्या होगा, जब एडीएच हार्मोन नहीं बनेगा तो पेशेंट को यूरिन बहुत आएगा, पेशाब आई जाएगा बार बार, क्योंकि एडीएच हार्मोन नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये सारे सिम्टम आए। तो टिपिकल जो आपने पेपर पिक करना है, क्वेश्चन पिक करना है, सडन स्वेयर हेडेक और साथ विजुअल प्रॉब्लम, बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया, ठीक है। जब ये दो तीन सिम्टम आपको आए, आपने क्या कहना है, किसको कार्रवाई डल गई है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कार्रवाई कोई डल गई है। क्लियर है सब लोगों को जी? जी सर। जी, बाकी लोगों को? यस सर। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी। और ऐसे ही पेपर में आपने टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। थोड़े सा जो आपको क्लिक करे, आपने पूरी, आपने कंफ्यूजन, उसमें बहुत सारी अंदर चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए भी लिखी होंगी, तो ये आपने इसी तरह पेपर में पिक करनी है चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी, हमारा नेक्स्ट हार्मोन है जी, अब हम पढ़ते हैं जी एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन लिखें जी सबसे पहले, बड़ा लेंथी हार्मोन है, इस पे भी टाइम लगने आज हमारा। तो सबसे पहले लिखें जी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका पूरा नाम है। अच्छा, अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी किडनी पे जो नेफ्रॉन होते हैं, हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, हमारी किडनी में नेफ्रॉन के एक सेल्स होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स। ये जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, इनके ऊपर एडीएच हार्मोन ने आके लगना होता है, और रिसेप्टर्स होते हैं एडीएच हार्मोन के इन पे, ठीक है। तो एडीएच हार्मोन ने जो इन पे लगना है, प्रिंसिपल सेल्स क्या करेंगे, प्रिंसिपल सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है अक्वापोरिन, अक्वापोरिन 2, अक्वापोरिन 2 प्रोटीन, जो जैसा पानी नहीं पीते एक्वाफीना आता है, इस एक्वापोरिन प्रोटीन होती है। तो ये एक्वापोरिन प्रोटीन प्रिंसिपल 2 सेल के अंदर होती है, ये प्रिंसिपल सेल्स के अंदर होती है। तो जब एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, एक हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा, एक एडीएच पढ़ा। तो एडीएच जो होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब आता है, तो एडीएच ने कहाँ पे लगना होता है, प्रिंसिपल सेल्स पे, V2 रिसेप्टर्स पे। प्रिंसिपल सेल्स के पास एक प्रोटीन होती है एक्वापोरिन, ये एक्वापोरिन प्रोटीन सेल के अंदर से निकल के यहाँ पे लग जाएगी, जहां पे मैंने टिक लगाया है। क्या होगा, जो यूरिन के अंदर आपका पानी जा रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, वो इस एक्वापोरिन 2 प्रोटीन से अंदर आ जाएगा। मतलब एक्वापोरिन 2 प्रोटीन क्या करेंगे,
आपके पानी को यूरिन के अंदर नहीं जाने देंगे, वो दोबारा वापस आपका पानी जज़ब हो जाएगा, जिसे हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एडीएच हार्मोन ने किडनी में एक्ट किया प्रिंसिपल सेल्स पे वाया V2 रिसेप्टर, और उसने क्या किया, एक्वापोरिन प्रोटीन्स को ट्रांसलोकेट किया सेल के अंदर से उठा के उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ। एक्वापोरिन जब अटैच होगी तो वो जो पानी टॉयलेट में जाने के लिए, वो पानी उधर से वापस एक्वापोरिन 2 के जरिए दोबारा सेल में आ जाएगा। तो इस तरह एडीएच हार्मोन ने क्या किया, किडनी से क्या लॉस होने से बचाया? जी ब्रोस। वाटर। वाटर वाटर कौन से सेल्स पे एक्ट करके? प्रिंसिपल सर। प्राइमरी सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स पे कौन सी प्रोटीन के थ्रू? एक्वापोरिन। इक्वा कौन से एक्वापोरिन। रिसेप्टर्स के थ्रू? V2। V2 रिसेप्टर। V2। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए आप गौर से। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इसी तरह एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम वेजोप्रेसिन भी है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स पे भी लगता है हमारी ब्लड, लेकिन ब्लड वेसल्स पे V1 रिसेप्टर्स होते हैं। एडीएच हार्मोन को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन हमारी ब्लड वेसल्स पे भी लगता है। V1 रिसेप्टर के एक्ट करके ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है। इसे इसका मतलब ये वेजो कंस्ट्रक्शन भी करवाता है। तो एडीएच हार्मोन दो काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स पे V1 रिसेप्टर्स के थ्रू वेजो कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, और किडनी से वाटर रिजर्व करा रहा है। इससे क्या होगा? बीपी बेहतर नहीं होगा? यस और नो? जी यस सर। सर। यस सर। पानी लॉस होने से बचाया, बीपी बेहतर होगा। ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन की है, इससे भी बीपी बेहतर होगा। इसका मतलब एडीएच हार्मोन का भी हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर रोल है। अच्छा, दूसरा एडीएच हार्मोन क्या करता है? एडीएच हार्मोन हम नेफ्रो में पढ़ेंगे। ये जो आप सुबह उठते हो तो आपको पेशाब फुल पीले रंग का आता है, थोड़ा सा आता है और पीले रंग का आता है। आता है ना, सुबह जब हम उठ के बाद वॉशरूम में जाते हैं, जब काफी टाइम पानी नहीं पीते, तो काफी टाइम जब हम जैसा रोजों में हम पानी नहीं सारा दिन पीते, तो अफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा पेशाब आता है, लेकिन होता बड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। तो एडीएच हार्मोन कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? जी ब्रोस। कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, अगर एडीएच हार्मोन नहीं होगा, क्या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा? नो। नो सर। नो। आपने आपको ऐसे यूरिन आएगा जैसे आप 5-10 गिलास पानी का पी लें तो आपको बहुत ज्यादा पेशाब आता है, और बिल्कुल सफेद कलर का पेशाब आता है, बिल्कुल क्लियर पेशाब आता है जब ज्यादा पानी पी लें। अच्छा चलो, जब ज्यादा पानी पी लें फिर तो हमें पेशाब बिल्कुल साफ आना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने पानी ना पिया हो फिर हमें पेशाब कॉन्सेंट्रेटेड आना चाहिए। नॉर्मल किडनी यही है ना, कि जब आप फुल पानी पीते जाओ तो आपका पेशाब क्लियर हो जाना चाहिए, और जब आप बिल्कुल पानी ना पियो तो आपका पेशाब कम आना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड आना चाहिए। ये नॉर्मल किडनी है। अगर ऐसी एडीएच हार्मोन नहीं होगा, पानी पिया है या नहीं पिया, किडनी पेशाब निकालती जाएगी, आपका तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आना ही नहीं है। आपने पानी पिया है या नहीं पिया, किडनी के पास जब एडीएच नहीं ना होगा, आपको पेशाब ऐसे आएगा जैसे आपने फुल पानी पिया और आप पेशाब करते जा रहे हो, तो बंदा मर नहीं जाएगा डिहाइड्रेशन से? जी सर। बात समझ रहे हो मेरी? जी ब्रो। यस सर। यस सर। अब आप हेडिंग दे दें एडीएच। अच्छा, एडीएच हार्मोन बनता कहाँ में है? हाइपोथैलेमस में। कौन सा न्यूक्लियस होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये पीछे लिख दो, एडीएच सुप्रा ऑप्टिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, रिलीज या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, बनता हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब हेडिंग दे दो जी। सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, हेडिंग दे दो जी। अच्छा, सबसे पहले जी मेरी बात सुनो अब गौर से।
डायबिटीज इंसिपिडस। ये मैंने आपको फिर किडनी में नहीं ना करवाना ये यूनिट, ये वाला टॉपिक। एक मिनट सोल्व कीजिएगा। चलें जी, लिखें जी। तो एटीएच हार्मोन, अब डायबिटीज इंसिपिडस की हेडिंग दे दें जी। अच्छा, अब एक चीज और, डायबिटीज इंसिपिडस से पहले, चलो लिख ही लें, बल्कि डायबिटीज इंसिपिडस लिखें जी सबसे पहले जी। अब आप लोग समझदार हैं। डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं जब एडीएच हार्मोन की ना, एडीएच हार्मोन आपका नहीं है और किडनी से वाटर रिजॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज और, अब एक पॉइंट क्लियर कर लें। दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच बन नहीं रहा, उसे कहेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, कि मतलब सीएनएस का प्रॉब्लम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच बन नहीं रहा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंटर सेंटर का प्रॉब्लम है ना, सीएनएस का प्रॉब्लम है ना। ये भी हो सकता है कि एडीएच बन रहा है लेकिन किडनी पे एडीएच का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन किडनी पे एडीएच का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एडीएच है लेकिन काम नहीं कर रहा, किडनी उसको काम नहीं करने दे रही, किडनी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसे हम कहेंगे नेफ्रोजेनिक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसका मतलब डायबिटीज इंसिपिडस दो तरह की होती है, या तो ब्रेन से जो एडीएच बन नहीं रहा उसे हम कहेंगे सेंट्रल, या एडीएच बन रहा है तो किडनी पर काम नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, अब डायबिटीज क्यों वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि जब एडीएच हार्मोन नहीं होगा तो पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, तो शुगर के मरीज को भी तो पेशाब भी आता है बहुत ज्यादा। अब क्योंकि इसकी अलामतें जो होती हैं वो शुगर के पेशेंट जैसी होती हैं, शुगर का पेशेंट को भी बार बार पेशाब आता है, और बार बार पानी पीता रहता है, तो ज्यादा पेशाब आ रहा है इसलिए फिर ज्यादा पानी, प्यास भी लग रही है। शुगर के मरीज को भी यही होता है, बार बार पेशाब आता है, बार बार प्यास लगती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो शुगर जैसे होते हैं, डायबिटीज जैसे होते हैं, इसीलिए इसको डायबिटीज के लिए वर्ड, अदरवाइज ये इसका शुगर से कोई चक्कर मक्कर नहीं है। अलामतें इसकी शुगर वाले पेशेंट जैसी होती हैं। बात समझ आ गई जी ब्रोस? जी सर। एक मिनट देखता हूँ मैं, ये चलता है कि नहीं चलता। कितने का है ये? हाँ शाबाश। क्या कहा था उनको, जाके क्या दे दो? कीड़े मार रहे? क्या कहा था? क्या कहा था? सही तरह बताओ, क्या कहा था ने जाके? अच्छा, बॉडी स्प्रे दे दो, ठीक है, थैंक यू। चलो दरवाजा बंद कर दो। अच्छा आगे लिखें जी। अच्छा, उसके बाद क्या आता है जी? दरवाजा बंद कर, जल्दी करो। अच्छा, उसके बाद देखें जी। अब क्योंकि इसके सिम्टम्स डायबिटिक पेशेंट जैसे आते हैं, इसलिए इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस की दो टाइप्स होगी। पहले हम करते हैं जी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इसका मतलब ब्रेन में ऐसी क्या वजह बने कि एडीएच हार्मोन नहीं बन रहा? बहुत सारी वजह हैं, लिखें जरा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की काजेज। सर आवाज कोई आ रही है दूसरी डॉक्टर साहब मेरी? टाइप कौन सी डॉक्टर है? साहब मेरी आवाज यस आ रही है? सर, आ रही है। जी जी सर, आ रही है। जी, मुझे किसी ने बुलाया? जी सर, सर मैंने आपसे पूछना था कि जो दूसरी वाली टाइप है, अगर एडीएच किडनी पे एक्ट नहीं करता तो उस वाली टाइप को क्या कहते हैं? नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक, ठीक है।
तो वो उसकी काजेज मैं लिखवाता हूँ। तो लिखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब ब्रेन से एडीएच नहीं आ रहा भाईजान, कोई ना कोई वजह तो हुई है ना ब्रेन में। ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक, हम कहते नहीं है जी फालिज का अटैक हो गया, हाइपोथैलेमस उड़ जाए, फालिज का अटैक तो ब्रेन को कहीं, तो ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, नंबर वन। शिहान सिंड्रोम, उसमें भी तो पिट्यूटरी उड़ जाता है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, उसमें भी तो पिट्यूटरी उड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद कोई ट्यूमर ब्रेन में, कोई बॉडी का और ट्यूमर ब्रेन में मेटासाइज कर गया, मतलब ब्रेन में मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा जाता है मेटासाइज होके, जल्दी बता दें। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ब्रेन में मेटासाइज होके कौन सा जाता है? बोन का। ले ले ये, दोबारा बताओ। लंग का होगा। यस, अब पहुंच जाए हमारा जो है वो आतिफ वहां पे। लंग के ट्यूमर मोस्ट कॉमनली ब्रेन में जाते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट के जाते हैं। अच्छा, तो कोई ब्रेन में ट्यूमर मेटासाइज हो, उसके बाद कोई, आप अल्लाह भला करे, कोई इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, कोई आतिफ जा रहा था तो चोरों ने आतिफ का मोबाइल भी छीन लिया, और अपने पिस्टल की जो मुठ होती है वो भी आतिफ के सर में मारी, और आतिफ के सर को इंजरी हो गई, तो ट्रॉमा, तो कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। तो ये सारी काजेज हैं आपकी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की। उसके बाद लिखे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की काजेज, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की काजेज। आतिफ, ब्रेन ट्रॉमा समझ आया? यस सर, एक को मोबाइल तो है वो भी ले लिया। अच्छा, उसके बाद नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, अब ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस से क्या मुराद है? एडीएच है लेकिन काम नहीं कर रहा, किडनी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इसका तो हम क्या कह रहे हैं? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और किडनी क्यों नहीं काम कर रही, किडनी क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रही? काजे देखो, नंबर वन, मे बी किडनी में प्रिंसिपल सेल्स पे वो जो एडीएच के रिसेप्टर्स हैं वो म्यूटेड है, बच्चा पैदा हुआ एडीएच के रिसेप्टर्स ही खराब है, तो एडीएच है लेकिन काम ही नहीं करेगा क्योंकि एडीएच के रिसेप्टर्स म्यूटेड है। ये भी हो सकता है, ये हम साइकेट्री पढ़ रहे हैं, लिथियम एडीएच को काम नहीं करने देती, लिथियम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करती है। उसके बाद ये एक एंटीबायोटिक होती है डिमिक्लोसाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन है बेसिकली, टेट्रासाइक्लिन पूरा ग्रुप है ना, उसमें डिमिक्लोसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करने देती, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करती है। कैल्शियम जब ज्यादा हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए, पोटाशियम कम हो जाए, हाइपोकलीमिया, ये सारी कंडीशंस आपको मेन में पता नहीं चाहिए, क्या करती हैं जी? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, अब आपको मेरी एक बात ध्यान में रखना, अब बात ध्यान में ये रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस सेंट्रल हो या नेफ्रोजेनिक हो, सिम्टम सेम है, एक में बन नहीं रहा, एक में असर नहीं हो रहा, अलामतें सेम है, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, पोलीयूरिया, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, पोलीयूरिया, बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को जो होगा वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पेशेंट को जो होगा वो हाइपोटेंशन हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक वर्ड को रटा मार ले, सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ऑस्मोलैरिटी की। आप एक गिलास लो, उसमें 1 चम्मच नमक का डाल दो, आपने नमक डाल दिया ना उस गिलास में, बेसिकली नमक क्या है? एक सोल्यूट है ना, तो NaCl होता है ना नमक, तो आपने उस पानी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दी है, अब 1 चम्मच और डाल दो, आप सोल्यूट्स जब ऐड करते जाते हो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, मतलब नमकियात बढ़ गए।
या तो ये कर सकते हो, या आप क्या करो, आप एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक का डाल दो। आप दोबारा नमक ना डालो, अंदर से थोड़ा पानी निकाल दो। अगर आधा गिलास पानी का होगा, और आप 2 गिलास रख लो, आपके पास 2 गिलास है पानी के, एक फुल पानी से भरा हुआ, एक आधा है। चम्मच दोनों में नमक एक एक डालो, एक पूरे गिलास में भी एक चम्मच, आधे गिलास में भी एक चम्मच। ज्यादा नमक, ज्यादा पानी नमकीन कौन सा होगा, पूरा गिलास वाला या आधे गिलास वाला? आधे क्लास आधे वाले गिलास से क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हालांकि कम, उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, ज्यादा। ज्यादा हो गई है। इसको ऑस्मोलैरिटी कह रहे हैं। पूरे गिलास की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है कि आधे गिलास की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है? सर आधे आधे क्लास की। गिलास। आधे गिलास की। आधे गिलास की, क्योंकि इसमें पानी कम है पूरे गिलास के हिसाब से। नमक बेशक आपने उतना ही रखा, लेकिन एक पानी से भरा हुआ था, एक आधा था। तो जहां पे पानी कम है, बेशक नमक उतना ही था, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई? यस और नो? बोल पो। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद एडी डायबिटीज इंसिडेंस में भी यही हो रहा है, पानी निकलता जा रहा है, जिस समय नमक इकट्ठा होता जा रहा है, ब्लड में सोडियम बढ़ता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है, तो क्या सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? यस सर। हो जाएगी सर। तो ये होगा सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी जी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, जब सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पानी निकल गया, पीछे सोडियम बच गया, तो सोडियम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो क्या कहेंगे, हाइपर नाइट्रीमिया, क्योंकि सोडियम पीछे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो हाइपर नाइट्रीमिया होगा, तो हाइपोटेंशन होगी, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, और पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी, और ऐसी प्यास लगती है खत्म ही नहीं होती इस बंदे की प्यास। दिन के 15-15, 20-20 लीटर पानी पी जाते हैं ये लोग, 15-20 लीटर पानी, इसका मतलब 15-20 लीटर पेशाब भी कर देते हैं। ये तो बेचारे की नीचे से टूटी खोली है, ऊपर से पानी पीता जा रहा है, नीचे से निकाली जा रहा है। 20-20 लीटर तक ये पानी पी जाते हैं 24 घंटों में, जाए निकलता जा रहा है, पीते जा रहे हैं, तो प्यास ही खत्म नहीं होती इन लोगों की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं पेशेंट की, तो जब सोडियम बढ़ेगा ना, सोडियम बढ़ने से सीएनएस ब्रेन के सिम्टम आए, पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, पेशेंट आपका बौंदल जाएगा, अपनी सेंसेस में नहीं रहेगा, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, बंदा जो होगा अपलियां तपलियां मारेगा, अपनी सेंसेस में नहीं होगा, पता नहीं क्या बातें करी जा रहा है, झटके लगेंगे, पेशेंट बंदा कोमे में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आपके डायबिटीज स्टेटस के जो है वो सिम्टम्स होंगे। क्लियर है ब्रोस? यस सर। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए मेरी जी बात सर। सुन, ये सेंट्रल हो या डायबिटीज हो, दोनों में एक ही है। अब आप मुझे ये बताएं, इस पेशेंट के, जब ये पेशेंट आपका पेशाब कर रहा है, पेशाब में पानी ज्यादा जा रहा है कि सोडियम ज्यादा जा रहा है जी ब्रोस? पानी। पानी सर। पानी। वाटर। पानी। तो जिधर पानी ज्यादा हो वाटर। उधर ऑस्मोलैरिटी कम नहीं हो जाएगी? यस कॉमन सर। सेंस की बात है। जी सर। ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि सारा आपका पानी निकल गया, ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, क्योंकि पानी तो आपका सारा निकल गया, इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई है। जिधर पानी कम होगा उधर ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? हाई। और जिधर पानी ज्यादा होगा बार ये उधर ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाए। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। आप लोग मुझे ये बताओ, मैं ये कहूँ सीरम ऑस्मोलैरिटी इज मोर देन यूरिन ऑस्मोलैरिटी,
इसका मतलब सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, यूरिन की कम है। यूरिन की इसलिए कम है, सारा पानी यूरिन में आता जा रहा है। सीरम की इसलिए ज्यादा है कि सीरम में पानी तो सारा निकल गया पेशाब में, इसलिए सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी? सीरम। सीरम। सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। बात समझ आ गई सारे? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आगे देखें। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा इनकी ना वैल्यूज भी हैं। अभी हम वैल्यूज वाले चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, टाइम कम है, वो फिर मिक्सअप करने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद आगे देखो यार, मैं आपसे ये कहूं, अच्छा ये सेंट्रल हो या नेफ्रोजेनिक हो, हमें नहीं पता दोनों में से कौन सी है। अभी तक हमें नहीं पता, ये तो मैंने आपको बताया ना। एक पेशेंट आज पेशाब करता जा रहा है, पानी पीता जा रहा है, आपको क्या पता कौन सी है, सेंट्रल है कि नेफ्रोजेनिक है? हम इन दोनों में फर्क करेंगे। देखो किस वाले, कौन से पेशेंट में बॉडी में एडीएच हार्मोन नहीं होगा? सेंट्रल में। सेंट्रल वाला। जब हम बाहर से इसको एडीएच हार्मोन देंगे तो पेशाब आना कम हो जाएगा? यस सर। यस सर। क्या पेशाब के अंदर पानी कम हो जाएगा? जी सर। क्या यस पेशाब सर। की ऑस्मोलैरिटी जो पहले बहुत कम थी, क्या पेशाब की ऑस्मोलैरिटी बनना स्टार्ट, क्योंकि जब पेशाब में पानी कम होगा तो पेशाब की ऑस्मोलैरिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी जब कम होगा तो पेशाब के अंदर जब पानी कम आएगा तो पेशाब की ऑस्मोलैरिटी कम होने लग जाएगी। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट को एडीएच हार्मोन दें और उसके बाद उसका यूरिन वॉल्यूम कम हो जाए और यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लग जाए, ਇਹਦਾ मतलब किया उसमें एडीएच नहीं था, आपने जब बाहर से दिया तो बंदा ठीक होने लग गया। एडीएच हार्मोन दिया, यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगी, यूरिन वॉल्यूम कम हो गया, ऑस्मोलैरिटी खुद ही बढ़ जानी है। पता नहीं लग जाएगा कि ये तो भाई सेंट्रल है? यस सर। यस अच्छा, उसके सर। बाद सर। अगर ये नेफ्रोजेनिक होती, नेफ्रोजेनिक में तो पेशेंट के ब्लड में पहले भी एडीएच होता है कि नहीं होता? यस। यस सर होता है। होता है सर। होता है, लेकिन वो क्या वो काम कर रहा होता है? नहीं नो। सर। नो आप बाहर सर। से लगा भी नो दोगे, सर। आपके बाहर लगाने से भी आपने कुछ नहीं उसका कर लेना। अगर आप बाहर से एडीएच दोगे, भाई पहले भी तो एडीएच है उसकी बॉडी में, आपके बाहर से देने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज होती तो फिर यूरिन की मिकदार पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पे भी फर्क नहीं पड़ना था। इसका मतलब एडीएच हार्मोन जब हम बाहर से लगाएंगे तो अगर पेशेंट के यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंप्रूव होने लग गई, यूरिन वॉल्यूम कम होने लग गया, तो इसका मतलब ये क्या है जी ब्रोस? सेंट्रल। Central और सेंट्रल अगर कोई डायबिटीज। इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर एडीएच लगाने के बावजूद कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब एडीएच काम ही नहीं कर रहा, आपने लगाया फिर भी काम नहीं किया, इसका मतलब फिर कौन सी डायबिटीज है? नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक। फिर नेफ्रोजेनिक है। याद रहेंगी ये चीजें। डॉक्टर आयशा, आपको समझ आई है? यस सर। जी डॉक्टर आयशा, मैंने क्या बताया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में और सेंट्रल डायबिटीज में कैसे फर्क करेंगे? अगर हम सर एडीएच बाइट्स देंगे, अगर इफेक्ट आ जाए ठीक तो है, सेंट्रल है, अगर नहीं आ जाए तो नेफ्रोजेनिक है। तो नेफ्रोजेनिक जी। ठीक, उसके बाद आगे लिखें जी। भाईजान कुछ लोग पता क्या होता है, साइकेट्री के पेशेंट भी पानी बहुत पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसामा आ जाता है हमारे पास, उसामा आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बहुत आता है, और मैं पानी भी बहुत पीता हूँ। हाँ, हम उसामा पे यकीन कर लें कि शायद इसको डायबिटीज इंसिपिडस हो, मे भी इसको कुछ भी ना हो, ये साइकेट्री का पेशेंट है, ये पानी पीता जा रहा है इसलिए पेशाब आता जा रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, एक बंदा पानी पी जाए तो पेशाब ही आना है, आपको कैसे पता चलेगा? उसे कहते हैं साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। उसे क्या कहते हैं? साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। एक बंदा पानी पीता जाएगा तो पेशाब ही आना है, आप क्या करो उस बंदे को? आप उसे उसामा को के बैठ जाओ इधर। अगर ये डायबिटीज इंसिपिडस हो, अच्छा आप उसामा से को बैठ जाओ, उसामा का पानी पीना बंद करो,
उसको खबर था पानी पीता थे, मैं लत्तापन देनी है। अच्छा उसामा ने पानी पीना बंद कर देना। अच्छा जब उसामा ने पानी पीना बंद कर दिया, अगर ये नेफ्रोजेनिक या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होती, क्या उसामा का पेशाब रुक जाना था जब पानी पीना बंद करेंगे? नो सर। No, sir. No, sir. लेकिन लेकिन अगर ये साइकेट्री का पेशेंट है, इसको पेशाब आ इसलिए रहा था कि पी ज्यादा रहा था, अगर ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया होगा तो पेशाब आना कम हो जाएगा, Yes, sir. कॉमन हो जाएगा. Yes, sir. क्योंकि अगर तो वो डायबिटीज इंसिपिडस है ही नहीं, वो है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, आप इसका पानी पीना बंद करो, उसको पेशाब आना खुद ही कम हो जाएगा, पेशाब की ऑस्मोलारिटी खुद ही इंक्रीज होने लग जाएगी। इसे कहते हैं वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। आप उसको वाटर डिप्राइव करो, आप उसका पानी बंद करो, अगर पानी बंद करने के बाद पेशेंट को यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आने लग गया, पहले पानी पी रहा था इसलिए डाइल्यूट यूरिन था ना, अगर पानी पीने के बाद, पानी बंद करने के बाद यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आने लग गया, इसका मतलब इसको डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, ये पी ज्यादा रहा था इसलिए यूरिन खुल के आ रहा था, डाइल्यूट आ रहा था। अगर ये डायबिटीज इंसिपिडस होती तो फिर पानी बंद कर भी दो तो फिर भी पेशेंट को यूरिन वैसे ही आना जैसे पानी पी के आ रहा है। जी ब्रो, समझ आ गई सब लोगों को? Yes, sir. आई होप आप सब लोगों को समझ आई है। डॉक्टर सादिया, Yes, sir. सिद्रा कपूर, Yes, sir. आ गई समझ. चलें उसके बाद आगे लिखें जी, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है जी? अच्छा ये जो बाहर से एडीएच देते हैं ना, ਇਹਦਾ कोई नाम तो होना ना, इसको कहते हैं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन कि हमने पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन दिया और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होने लग गया तो इसका मतलब वो सेंट्रल है। अगर डेस्मोप्रेसिन दिया और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ तो यूरिन वैसे ही आ रहा है, इसका मतलब वो फिर नेफ्रोजेनिक है। लेकिन अगर सिर्फ आपने पानी बंद कर दिया पीना और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, वो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। तो ट्रीटमेंट क्या है जी? भाईजान सीधी जी गल है, अगर तो सेंट्रल है तो भाई बाइट से एडीएच दो, फिर अगर सेंट्रल है तो फिर आप डेस्मोप्रेसिन दो, और कोई हल नहीं है। अगर नेफ्रोजेनिक है फिर आप ट्रीट द अंडरलाइंग काज। देखो नेफ्रोजेनिक की मे बी वो डिमिक्लोसाइक्लिन एंटीबायोटिक खा रहा है, उसकी वो बंद करो। मे बी वो लिथियम ले रहा है, उसकी वो बंद करो। अगर वो कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम कम करो। पोटाशियम कम है, वो ठीक करो। तो नेफ्रोजेनिक में जो काज होगी उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर नेफ्रोजेनिक की कोई ऐसी काज है जो ठीक नहीं हो सकती, जिस तरह बच्चा पैदा हुआ रिसेप्टर्स ही खराब है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे, फिर आप उसको थायाजाइड डाययूरेटिक्स दोगे। फिर आप उसको थायाजाइड डाययूरेटिक्स। अब आपने सोचना है, बंदे को तो पहले पेशाब ज्यादा आ रहा है, फिर ऊपर से डाययूरेटिक दे दिया, डाययूरेटिक ने भी तो पेशाब ही ज्यादा करना है। जी ब्रो, ऐसे ही नहीं है? जी सर। कौन लॉजिक बताएगा? डॉक्टर नादिया लॉजिक बताएं। इस बंदे को पहले पेशाब आ रहा है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज वाले पेशेंट को तो पहले पेशाब आ रहा है, ऊपर से हमने पेशाब वाली गोली दे दी। ये क्या किया हमने? डॉक्टर नादिया नसरीन, इसका क्या लॉजिक है थायराइड डाययूरेटिक का? सर जी ये हाइपरक्लीमिया को नहीं ट्रीट करेगा और पेशेंट नहीं। हाइड्रेटेड रहेगा जिसकी वजह से उसको फिर यूरिन कम आएगा। क्यों कम आएगा? डेफिनेटली सर वो आना तो लूप हम डाययूरेटिक्स थायराइड ले रहा है, डाययूरेटिक से तो यूरिन ज्यादा आएगा। सर लूप डाययूरेटिक्स ले रहा है तो यूरिन और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट डिहाइड्रेटेड आना शुरू हो जाएगा सर। सर जी या फिर ये आप- पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल नहीं, करेगा। मैं बताता हूँ कि इब्राहिम ने गाल बेहतर की है थोड़ी जी, मैं आपको बताता हूँ। छोड़ो परे यार, आगे चलो, रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे।
बस आप लिख लो थायराइड डायबिटीज। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? सर बता दें सर जी बता दें, 1 मिनट लगेगा। सर जी 10 2 80 में जोर सोच रहा है कि मसला है। आप हिसाब कह रहे 80 99 पाप बैठे थे, 200 है। चलिए ये देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए मेरी बात सुनो, नेफ्रॉन स्टार्ट यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ पे हो रहा है। थायराइड डायबिटीज ने लगना है जी आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, पेशेंट को जब डायबिटिक्स देने हैं तो यहाँ पे डायबिटिक्स ने जब लगना है आके, तो पेशाब और ज्यादा आएगा, बढ़ जाएगा पेशाब आना। लेकिन जब पेशाब आना बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी ब्रो, ब्लड वॉल्यूम और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो किडनी में फिल्टर भी क्या होगा, फ्लूइड। काम होगा। जब फिल्टर कम होगा, थोड़ा सा फिल्टर होगा, जो थोड़ा सा फिल्टर होगा वो नेफ्रॉन के यहीं से अब्जॉर्ब हो जाएगा दोबारा, क्योंकि एडीएच ने तो काम करना है यहाँ पे जाके। तो हमने पानी एडीएच जहां पे काम कर रहा है वहां तक जाने ही नहीं देना। मसला तो यहाँ पे है नेफ्रॉन में। हमने क्या करना है, हमने उसको ब्लड वॉल्यूम कम करना है ताकि पानी किडनी से फिल्टर कम हो। जब फिल्टर कम होगा, थोड़ा होगा, और वो थोड़ा सा जो होगा वो नेफ्रॉन के शुरू वाले पार्ट से ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काल समझ आई? गाल समझ आई? नहीं सर जी। आगे चलो। यस सर। आगे सर। सर अगर हम कोई जैसे कोई रिसेप्टर्स हैं V2 के, तो कोई ऐसी मेडिसिन है जो V2 के रिसेप्टर्स ADH प्रॉपर जाके अटैच हो जाए? नहीं वो एडीएच ही है ना भाई, से एडीएच ही दे सकते हैं ना आप। तो एडीएच तो काम ही नहीं ना कर रहा, क्योंकि रिसेप्टर्स का मसला है ना। अच्छा उसके बाद आगे चले जी। बताया चलो भाई, बहरहाल जो भी है, आप साहब रेगुलर सेशन दोबारा फीस दे के समझ लेना, फिर अच्छी समझ आओगी। आप क्लियर है? क्लास के बाद मुझे क्लास कर लेना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। हाफिज साहब क्लियर है? ओके उसामा भाई ओके। चलें आगे लिखते हैं जी। तो जिस जिसको समझ आ गया ठीक है, अथवा रटा मार लिया कोई गल नहीं, इदी एमरजेंसी नहीं है हमें। नेक्स्ट लिखें जी। तो ये था ये डायबिटीज फिटस। अब आप लोग मुझे ये बताएं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बंदे को निमोनिया हुआ है, वो एंटीबायोटिक खा रहा है, उसके बाद उसका पेशाब बहुत आता है। पेपर में आंसर क्या लगाना है, कौन सी एंटीबायोटिक खा रहा है जो पेशाब ज्यादा आ रहा है? डिमोक्लासाइक्लिन। डिमिक्लोसाइक्लिन खा रहा है भाई, वो सर जी टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन। डिमिक्लोसाइक्लिन हाँ जी, वही टेट्रासाइक्लिन में डिमिक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में तो बहुत सारी दवाइयां आ जाती है ना। तो इसका मतलब वो डिमिक्लोसाइक्लिन एंटीबायोटिक खा रहा है, उसकी वजह से उसके एडीएच रिसेप्टर ब्लॉक है, इसलिए उसको पेशाब ज्यादा आ रहा है। तो पेपर में ये टिपिकल क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में जी सब लोगों के। आप सब यस सर। अच्छा, उसके बाद आगे मेरी बात सुने, अगली इंपॉर्टेंट बात। अब हम इसके उल्टा पढ़ने लगे हैं। अगर एडीएच ज्यादा हो जाए, अब हम अगला डिसऑर्डर करने लगे हैं, SIADH उसे कहते हैं, SIADH उसे कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH हार्मोन, SIADH। ये देखें, SIADH से क्या मुराद है जी?
सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। मतलब SIADH को पूरा अगर हम मतलब समझे तो उसे कहते हैं SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब आप लोग सारे लोग लिखते जाओगे, मेरी बात सुन लो गौर से। सिंपल सी बात है यार, अब ADH ज्यादा बन रहा है, काजेज बाद में लिखवाता हूँ। अगर ADH ज्यादा हो जाए, किडनी से वाटर रिजर्व ज्यादा होगा कि कम? कम सर। कम कंसंट्रेटेड यूरिन सर किडनी से ज्यादा वाटर होगा सर। रिजर्व ज्यादा होगा कि कम होगा? सर जी ज्यादा होगा। ले लीजिए। आतिफ जरा वालो, क्या मैं कहा मैंने? सर मैंने तो जानबूझ के बोला था। जानबूझ के बोला था डॉक्टर जी। बाकी लोगों को समझ आइए। तो जब ADH हार्मोन ज्यादा होगा, SIADH से मराद है ADH हार्मोन ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जब ADH हार्मोन ज्यादा होगा तो किडनी से वाटर रिजर्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा। यूरिन में पानी क्या आएगा? ज्यादा। कम 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 आएगा। सर नहीं कम आएगा। ज्यादा वाले खेड़े है, ये ज्यादा वाले खेड़े है। आतिफ मैं ये पूछ रहा हूं, जब ADH हार्मोन ज्यादा काम करेगा तो किडनी से वाटर रिजर्व क्या होगा? ज्यादा। तो यूरिन तो वाटर रिजर्व ज्यादा होगा ना, तो पेशाब क्या आएगा? कम नहीं आएगा सर। जिस तरह हम सुबह उठ के पेशाब करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, पीले रंग का करते हैं, तो जो थोड़ा, हाँ क्या दरवाजा फ्रिज का लेने आए हैं? हाँ, उनका नंबर ले लो, उनको दे दो। हाँ जी, और उन्हें कहो कि पैसे यार दरवाजा ले जाओ, अभी साल पढ़ा रहे हैं, तो वो मैं फिर पैसे उनको ऑनलाइन भेज देता हूँ। ठीक है, उनको नाले कल में दरवाजा दे के भी जाना था। ठीक है। लोगों की फ्रिज गल जाती है, 50-50 साल फ्रिज पुरानी हो जाती है, किसी का दरवाजा नहीं टूटता। असलम साहब ने ठुड मार मार 1 साल से दरवाजा तोड़ छड़ा फ्रिज का। चले आगे लिखें जी। अभी हम इधर थे, कहाँ पे थे? हाँ, तो किडनी से वाटर रिजर्व ज्यादा होगा। जब वाटर रिजर्व ज्यादा होगा तो पेशाब कम आएगा। पेशाब में पानी क्या है? पानी की मिकदार क्या है? कम कम कम। तो पेशाब के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा 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 होगी। ज्यादा। क्योंकि पानी कम हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। ज्यादा हो जाएगा। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मिकदार कम हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा। लेकिन वो पानी किडनी से रिजर्व होकर कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? जिस्म में। ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो। ब्लड में पानी ज्यादा होने से ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम कम हो कम जाएगी सर जी। सर। पानी जिधर ज्यादा होगा उधर ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब पानी आपका किडनी ने रिजर्व कर लिया तो पानी आपका पेशाब में नहीं जाएगा, इसलिए पेशाब आपका कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, हाई ऑस्मोलैरिटी वाला आएगा। वो पानी किडनी से सारा अब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। याद रहेगा, ये पेपर में मिक्स होना है, लॉजिकल बात सोचना वहां पे कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डायबिटीज इंसिपिडस में और ADH में किधर रट्टा मारोगे तो ये नहीं याद होगा। एक बात, अब गौर से मेरी बात सुन लो। हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्री गाल समझ आई सारे? जी सर। हाफिज साहब माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। हाफिज साहब मुझे ये बताओ,
ध्यान से मेरी बात कान खोल के सुननी है। जी जी सर, सुन रहा हूँ। यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले बताओ क्या है? सर जी डायबिटीज इन स्पाइडस। हाँ, डायबिटीज इंस्पाइटस है, गुड। तो ब्लड वॉल्यूम मुझे बताओ क्या होना चाहिए? कम सर जी, कम। अच्छा, ब्लड में सोडियम को क्या होना चाहिए? ज्यादा। कि उसे क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। यस सर। अच्छा, यूरिन में पानी क्या आ रहा है? सर जी कम। ज्यादा सर, ज्यादा, सॉरी। ज्यादा आ रहा है। तो यूरिन डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है? सर जी डाइल्यूट है। यूरिन के अंदर ऑस्मोलैरिटी कम है कि ज्यादा है? सर जी कम है। क्योंकि पानी ज्यादा आएगा तो ऑस्मोलैरिटी कम आ जाएगी। जी हफ्सा, मुझे ये बताओ, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, क्या हुआ है? सर जी SiADH। सर जी ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होना क्या चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, ऑस्मोलैरिटी के वॉल्यूम? वाटर सर, वाटर वाटर। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा सर होगा। तो ऑस्मोलैरिटी भी तो ज्यादा हो जानी चाहिए ना? नो सर। सर जी वो कम वो होनी क्या नहीं चाहिए। चाहिए? सर जी कम। वजह? सर जी वाटर ज्यादा हो रहा है ना, वाटर डाइल्यूट हो ज्यादा रहा हो है रहा ना। है जी। आई होप सो सब लोगों को समझ आ गई जी। क्लियर है सब लोगों को जी? डॉक्टर आयशा, सिद्रा, आप लोगों को क्लियर है? यस सर। दोहा? Yes, sir. यस सर। यस चलें, सर। उसके बाद आगे लिखते हो गया। लेकिन ऐसा ही एडीएच में ना बीपी हाई नहीं होगा। वजह रेगुलर सेशन में इधर एक्सप्लेन करनी पड़नी है। आगे लिखो जी। तो लिखो, लेकिन हल्का पेशेंट फुल्का बता दें। पेशेंट जो होगा, आपने ये भी नहीं सोचना, आपने ये भी नहीं सोचना कि जिस समय पानी ज्यादा होगा तो बंदा फूल जाएगा। जिस तरह हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, एडीमा हो जाता है। पेशेंट की बॉडी में एडिमेटस नहीं होगा। पेशेंट पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में नहीं होगा। पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं होगा। तीन चीजें नहीं, आप यही सोचोगे ना, पानी ज्यादा है तो बीपी हाई होना चाहिए, जिस समय पानी इकट्ठा हो रहा है तो फ्लूइड ओवरलोड होना चाहिए, जिस समय पानी इकट्ठा हो रहा है तो एडिमा होना चाहिए। ये कुछ नहीं होगा। ये लिख लो। इसकी रीजन होती है एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपके मिसाल देता हूँ। देखो, आप एक टैंकी पानी की भरते जाओ, भर गई, जो आप ऐसा ही एडीएच में सोच रहे हो, जिस समय पानी इकट्ठा होता जा रहा है। मतलब जिसम क्या जी, एक टैंकी है पानी की, पानी बढ़ता जा रहा है टैंकी में। मतलब जिस समय पानी बढ़ता जा रहा है, टैंकी भर गई, टैंकी का ऊपर से पानी निकलने लगा था, फ्लो होने लगा था। आपने टैंकी में की नीचे से टूटी खोल दी, वो टैंकी का पानी फिर सडन डाउन हो जाएगा। टैंकी भरने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर नीचे से टूटी खोल दो, वो पानी अचानक निकल जाएगा। इसी तरह ये जो एक्सेस वाटर होता है ना, जो पानी जिस समय इकट्ठा हो रहा होता है ऐसा ही एडीएच में, वो अंदर वक्फे वक्फे से पेशाब में निकलता भी रहता है। उसे कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। गल समझ आइए? यस सर। बारा नहीं समझ आई तो रेगुलर सेशन में आपको समझाऊंगा। आगे लिखो जी, नेक्स्ट। इसलिए आपने ये नहीं सोचना, मैं बार बार बता रहा हूँ, पेशेंट इज नॉर्मोटेंसिव, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। पेशेंट इज यू वोलिमिक, मतलब ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम भी नॉर्मल होगा। यू वोलिमिक, ईयू। डॉक्टर जोआ, मैंने जो पॉइंट बताया समझ आ गया? सर तो जी अगर सर। बार बार जैसे कुछ कुछ टाइम के बाद यूरिन पास करेगा तो ऑस्मोलैरिटी उसकी हाई रहेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन ही होगा। वो वक्फे वक्फे से यूरिन निकलेगा ना, मतलब थोड़ा टाइम बाद इकट्ठा निकलेगा, फिर रुक जाएगा। तो वो जब अंदर से स्केम मैकेनिज्म होगा उस वक्त ऑस्मोलैरिटी। अच्छा, ये ना चीजें अभी आपको बताऊंगा ना, आप सारे टॉपिक को कंफ्यूज कर दोगे। अभी इसको सीधा सीधा याद रखो यार। क्लियर है? बाकी इसकी रीजन जो है ना, वो फिर किसी वेले टाइम से पूछ लेना। अच्छा, आगे देखें, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है जी। तो या फिर आप लोग पढ़ लेना एल्डोस्टेरोन के मैकेनिज्म इन SIADH, जो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो जी। तो SIADH हो गया, काजिज क्या है? ADH हार्मोन आया किथों भाईजान? पिट्यूटरी भी भेज सकता है हेड इंजरी में। इसका मतलब हेड इंजरी में दोनों काम हो सकते हैं, सेंट्रल डायबिटीज भी हो सकती है, SIADH भी हो सकता है। निमोनिया में ADH ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये जो COPD का पेशेंट होते हैं, स्मोकिंग करने वाले लोग, ADH ज्यादा होता है। अब जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताने लगा। वो कौन सा ट्यूमर था जो मैंने आपको बताया था बंदा मोटा कर देता है? स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर ने कुशिंग सिंड्रोम किया था। यस सर। यस सर। स्मॉल सेल लंग कैंसर SIADH भी करता है। याद रखने, ये दोनों पॉइंट पेपर के बड़े फेवरेट है। तो स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होगा ये क्या करेगा? SIADH करेगा। क्लियर है सब लोगों को? चलें जी आगे लिखेंगे। आपको पेपर में सबसे ज्यादा सवाल ही आना है, कौन SIADH की काज क्या है? ट्रीटमेंट लिखो। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को मैंने बता दी है, साथ साथ ही यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक कर लेंगे, सीरम की ऑस्मोलैरिटी चेक कर लेंगे। सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम होनी है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होनी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट लिखो। एक गल में सब लोग मुझे बताओ, ब्लड में वॉल्यूम कम है कि ज्यादा है? पानी कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है सर। ज्यादा है। तो क्या इस बंदे को पानी पीना चाहिए? नो नो सर। सर। नो। नहीं। पानी कम करना सबसे पहला स्टेप। इसे कहना पानी कम पीना है, कम से कम पीना है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। पेपर में क्वेश्चन भी यही आएगा, पहले पानी ज्यादा है आपने और इसे देके क्या करना है? अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर इसका सोडियम कम है बॉडी में, यस और नो? यस नो सर। सर, कम है। Yes. अच्छा, क्या टेक्निकली सोडियम कम है? नहीं, नहीं सर, वो dilute डिलीट हुआ था। वो तो No, sir. डाइल्यूट हो गया ना, ज्यादा पानी ज्यादा हो गया ना, इसलिए सोडियम अंदर हमें कम लग रहा है। लेकिन वो इसका मतलब जो हाइपोनेट्रीमिया होता है, अब मेरी बात समझ में सुनना गौर से, जब हाइपोनेट्रीमिया होता है ना, नॉर्मल सोडियम हमारा होता है 140 से 45, 135 से 45, 135 से 45 सोडियम होता है हमारा। जब हमारा सोडियम 120 क्यू पेशेंट को फिट्स होने लग जाते हैं। सोडियम ज्यादा होने से भी झटके लग सकते हैं, कम होने से भी लग सकते हैं। एक गल याद रखना, इन इन्वॉल्व हो ना, तो सबसे पहले सोडियम सोचना है, पोटाशियम नहीं। मसल वीकनेस है, बंदे के मसल पैरालाइज हो गए हैं, वो पोटाशियम सोचोगे वहां पे, सोडियम नहीं सोचोगे। जब ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा हो किसी सोडियम बढ़ाना पड़ेगा। सर कौन सा बढ़ाना स्लाइन पड़ेगा। देते हैं? दो 250 ml जो एक गिलास में होता है, तो 2-250 ml लगाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू SIADH, या जो भी वजह है हाइपोनेट्रीमिया की,
पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हो, फिट्स हो रहे हो, तो उसको फीवर ठीक करने के लिए हाइपरटोनिक सलाइन खाना है, जो भी सवाल हो, जैसा भी हो, हाइपरटोनिक सलाइन। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। हफ्सा माइक्रोफोन ऑन करो। जी सर। SI-ADH में क्या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? एडीएच। ADH। जी जी सर, ADH एडीएच। ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ADH किडनी पे ज्यादा क्या कर रहा है? सर जी वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है। आप ADH के सेप्टर्स को ब्लॉक कर दो तो काम चल जाएगा। यस सर। ADH के सेप्टर को कौन सी एंटीबायोटिक ब्लॉक करती है? टेट्रासाइक्लिन। यस। अब देखो, डिमिक्लोसाइक्लिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करती थी कि ADH के सेप्टर को ब्लॉक करती थी। यहां पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिमिक्लोसाइक्लिन देखिए ADH के सेप्टर ब्लॉक कर दो। मतलब डिमिक्लोसाइक्लिन क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर डिमिक्लोसाइक्लिन खाने के बाद पेशेंट को कुछ डेवलप होगा तो दैट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि ADH सेप्टर। लेकिन क्या डिमिक्लोसाइक्लिन, हमें पता है कि ADH के सेप्टर को ब्लॉक करती है, तो क्या डिमिक्लोसाइक्लिन को हम यूज कर सकते हैं SI-ADH में? आप साहब यस सर। यस सर। यस क्यों सर। करेंगे आप सब यूज? आप सब, ये तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करती है, फिर क्यों करेंगे? सर जी ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। हाँ, अगर तो हमें पता है कि ये रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसीलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे और जी सर। आपको अगर जी सर। डिमिक्लोसाइक्लिन मैं और आप खाएं तो हमें क्या हो सकता है? डायबिटीज इंसिपिडियस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगा। डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन SI-ADH में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि SI-ADH में तो हमें जरूरत है ADH सेप्टर ब्लॉक करने की। सारे समझ आ गया? जी ब्रोस। यस सर। और ADH के सेप्टर को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? ADH के सेप्टर को ब्लॉक करने वाले हम ड्रग्स दे सकते हैं, टॉलवेप्टन, कॉन्वेप्टन। ये ADH के सेप्टर को ब्लॉक करते हैं। टॉलवेप्टन, आई होप सो पल्ले पे आए। डॉक्टर जोहा, यस सर। अबू बकर, बदर, यस सर। उसामा, यस सर। हुमैरा। सर पेपर में कौन सा ट्रीटमेंट मोस्टली आता है? पेपर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा आता है। की करोगे? क्या कर लगाओगे? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। जी डॉक्टर हुमैरा, डॉक्टर जोहा। डॉक्टर जोहा, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी सर। डॉक्टर जोहा, पल्ले पे आ। यस सर। डॉक्टर जोहा, अगर आपको अनमोनिया हो जाए, आपको मैं डिमिक्लोसाइक्लिन दूं, आपको क्या हो सकता है? डायबिटिक इंसिपिडियस। कौन सी, सेंटर के नेफ्रोजेनिक? नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक। अच्छा। डॉक्टर जोहा, अगर आपको SI-ADH हो तो मैं आपको डिमिक्लोसाइक्लिन दूंगा? यस सर, यूज कर सकते हैं, वजह? क्योंकि सर ये एडीएच रिसेप्टर ब्लॉक करे ना, तो ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। यस, तो ये बेहतर हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों को ADH हार्मोन समझ आ गया। चलें आगे जी। यस सर। जी सर। ये ये था जी हमारा ADH हार्मोन। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगला हार्मोन अब आ जाओ जी। अब हम लोग आ जाते हैं जी, अल्लाह पल्ला करे तो आ जा। तो अच्छा, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया का क्या ट्रीटमेंट होगा? उसके लिए वाटर वाटर रिस्ट्रिक्शन पानी कम होगी और कर दे वाटर बस। डिब्राइडमेंट होगी हाँ, वाटर। वाटर रिस्ट्रिक्शन कर दो। यस सर। तो SI-ADH का भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, वाटर रिस्ट्रिक्शन। वाटर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गया। चलें जी, आगे चलते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, अगला हार्मोन है जी हमारा पिट्यूटरी। मुकम्मल हो गया ना? यस सर। हाँ, हो गया। अब हम पढ़ते हैं जी एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। आज अगली क्लास में
FSH वो आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे, ठीक है सर। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत डिटेल से नहीं करेंगे, इतना पेपर में नहीं आता। ठीक है एड्रीनल कॉर्टेक्स, लिखो जी, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड है जी। अब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये सेंटर वाला पार्ट मिडल है, बाहर वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स है। एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स होती है और मिडल आता है। ये देखो जी, एड्रीनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स होती है उसके आगे फिर 3 लेयर्स होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं, ये 3 लेयर्स। एक सेंटर वाला पार्ट में डाला था, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स था। कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स थी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata, जोना रेटिकुलरिस, और ये सेंटर में क्या था, एड्रीनल मेडुला। ये 4 लेयर्स लिख लें, 4 चीजें। सबसे बाहर वाली ये लेयर है। पहला आपको एमसीक्यूज भी आता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कौन सी लगाओगे? जोना Glomerulosa. ग्लोमेरुलोसा। इनर मोस्ट लेयर Reticularis. fasciculata, में आने वाली किसी आप पे सोच लो फिर। अच्छा, उसका एड्रीनल मेडुला। अच्छा, पहले तो आगे आगे लिख लो कौन सी लेयर क्या बनाती है। ग्लोमेरुलोसा लेयर एल्डोस्ट्रियम बनाती है, फैसिकुलेटा लेयर कॉर्टिसोल बनाती है, रेटिकुलरिस लेयर Androgen. एंडोजेंस बनाती है, और मेडुला क्या बनाता है, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन लिख लिया, फिर मुझे बता दें लिख के जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। लिख के बता दीजिएगा। जी सर रखिए। 5:50 में असर की नमाज की ब्रेक है, पूरे 6 बजे स्टार्ट करते हैं। ओके सर। डॉक्टर जोहा, यस सर। ये कोई रोला शोला हो तो देख लीजिएगा, मैं आपका एडमिन बना रहा हूँ, ठीक है? मैं जरा मीटिंग जी लीव कर रहा हूँ। ठीक है सर। ओके सर।